नमस्कार साथियों, आज हम लोग इम्पीरियलिज्म अर्थात साम्राज्यवाद पर चर्चा करेंगे संक्षिप्त। और जैसा कि हम लोग पहले भी उपनिवेशवाद अर्थात कॉलोनियलिज्म और उत्तर उपनिवेशवाद अर्थात पोस्ट कॉलोनियलिज्म, इन दो अवधारणाओं पे चर्चा कर रहे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि शायद आपको ढूंढने में कोई असुविधा हो। तो आज उसी से संबद्ध अवधारणा है इम्पीरियलिज्म की, अर्थात जैसा कि हम लोग हिंदी जानते ही एक साम्राज्यवाद। तो साम्राज्यवाद या इम्पीरियलिज्म, इसको दो तीन बिंदुओं पे समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि साम्राज्यवाद की अवधारणा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, और ये दो प्रकार के साम्राज्यवादों की चर्चा आती है जब भी हम लोग साम्राज्यवाद की चर्चा करते हैं। एक को कहते हैं ओल्ड इम्पीरियलिज्म अर्थात प्राचीन साम्राज्यवाद, और दूसरे को कहते हैं नवीन साम्राज्यवाद। तो ये प्राचीन साम्राज्यवाद क्या है और नवीन साम्राज्यवाद क्या है, और इनका टाइम फ्रेम क्या है, और अंत में साम्राज्यवाद के जो कुछ दुष्परिणाम हुए उन परिणामों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि साम्राज्यवाद होती क्या चीज़ है, इसकी अवधारणा क्या है। देखिए, साम्राज्यवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि जब कोई एक राज्य ऐसी नीतियां बनाए, ऐसा व्यवहार करे, या इस प्रकार की एक प्रकार से एडवोकेसी करे जिसमें कि वो अपनी शक्तियों को और अपने कब्जे को, अपने आधिपत्य को, अपने प्रभुत्व को किसी दूसरे क्षेत्र पे, दूसरे भौगोलिक क्षेत्र पे स्थापित करने की कोशिश करता है। पहली अवधारणा का कंपोनेंट तो ये है। और दूसरी अवधारणा इसमें कंपोनेंट ये है कि ये जो दूसरे के क्षेत्र पे वर्चस्व की या दूसरे के क्षेत्र पे आधिपत्य की जो कोशिश होती है, ये डायरेक्टली भी हो सकती है, अर्थात हम किसी के क्षेत्र पे जाके उसके भूभाग पे कब्जा कर सकते हैं, ये इम्पीरियलिज्म की श्रेणी में आएगा। और अपना क्षेत्र, जिसको हम विस्तारवाद कहते हैं या जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, तो वो हम साम्राज्य का विस्तार करते हैं, दूसरे के क्षेत्र पे जाके कब्जा करते हैं। और इतना ही नहीं, तीसरा इसका कंपोनेंट ये है कि हम इसमें जो राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण है उन क्षेत्रों पे स्थापित कर लेते हैं। तो पहली अवधारणा ये हुई कि हम दूसरे क्षेत्रों में जाके और अपनी शक्ति का प्रयोग करके या इस प्रकार की नीतियां पालन करते हैं जिससे कि दूसरे क्षेत्रों पे, दूसरे देशों पे हम अब उन पे नियंत्रण कर सकें। और इस नियंत्रण में बेसिकली क्षेत्रीय नियंत्रण आता है, और क्षेत्रीय नियंत्रण के साथ साथ उस पर राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने का भी, नियंत्रण स्थापित करने का भी भाव होता है। और इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें हम शक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात अपनी मिलिट्री सेना का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर सकते हैं, आर्थिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। और इसीलिए जब भी कोई राज्य इस प्रकार के प्रक्रिया को अपनाता है या इस प्रकार का प्रयास करता है, तो हम उसको बड़े ही हेय दृष्टि से देखते हैं और ये मानते हैं कि ये कोई अच्छी नीतियाँ उसने नहीं अपनाई है। और अगर इसकी शुरुआत करें तो यूनान में इसकी शुरुआत दिखाई देता है। यूनान में इस प्रकार का विस्तारवाद, इस प्रकार की इंपीरियलिज्म की बहुत प्रथा थी। छोटे छोटे राज्य थे, वो एक दूसरे पे कब्जा किया करते थे, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए, अपना आधिपत्य दिखाने के लिए किया करते थे। और जिसमें कि अलेक्जेंडर द ग्रेट अर्थात सिकंदर महान की बातें हम सभी लोग जानते ही हैं। या इटली में जब आती है बात मॉडर्न युग में, तो मुसोलिनी की बात आती है कि वो भी क्षेत्र में अपने विस्तार करता था और बहुत सारा प्रभुत्व इसने स्थापित किया। तो ये दो नाम अक्सर हम लोग के ज़बान पे आते हैं। लेकिन इसको समझना पड़ेगा कि क्या इन्हीं दो देशों को लेके छोड़ दिया जाए इसमें, या और भी देशों की भूमिका रही है इसको विस्तृत करने में। और वो जानना हम लोगों के लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि साम्राज्यवाद का पूरा स्वरूप हमको स्पष्ट होना चाहिए कि साम्राज्यवाद कैसे हुआ। तो पुरानी ज़माने की बात यूनान की और उसकी छोड़ देते हैं, इटली की, रोमन एम्पायर की बात छोड़ देते हैं। लेकिन आधुनिक काल में हम देखते हैं कि 16वीं शताब्दी में, और ये एक प्रकार से इसकी शुरुआत हो गई, और 19वीं शताब्दी के
उत्तरार्ध तक आते आते 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जो है ये एकदम से एक बहुत ही व्यापक अवधारणा के रूप में पूरे विश्व में फैल गई, जिसको कि हम साम्राज्यवाद के नाम से या इंपीरियलिज्म के नाम से जानते हैं। और ये जो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी का ये कालखंड है, इस कालखंड में क्यों ये ओल्ड इंपीरियलिज्म अर्थात पुरानी साम्राज्यवाद और नवीन साम्राज्यवाद की अवधारणाएं आई, इसको भी समझते हैं कि क्यों ओल्ड इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म का शब्द प्रयोग किया। देखिए, यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई और जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता का जो वहाँ पे अवधारणा पनपी यूरोप में, उसने पूरे यूरोप का एक नक्शा बदल दिया। लेकिन इसी के साथ जैसे जैसे ये साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म की अवधारणा उठी, इस इंपीरियलिज्म की अवधारणा ने पूरे यूरोप का नक्शा ही ऐसा बदल दिया। और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हम देखते हैं, उत्तरार्ध आते आते ये अपने पूरे शबाब पे, अपने पूरे यौवन में ये अवधारणा आ गई थी इंपीरियलिज्म की। तो आइए पहले इसके पहले ज़रा सा और चीज़ों की बात करने से पहले ज़रा ओल्ड इंपीरियलिज्म और न्यू इंपीरियलिज्म को संक्षेप में समझ लेते हैं कि ओल्ड इंपीरियलिज्म क्या है, न्यू इंपीरियलिज्म क्या है। देखिए, जो ओल्ड इंपीरियलिज्म है, जो 16वीं शताब्दी से जो चीज़ें शुरू हुई, उसमें क्या था कि यूरोप के जो देश थे, ये देश वास्तव में सुदूर पूर्व के जो राज्य थे, है ना, या जिनको नए विश्व के रूप में वो लोग परिभाषित करते थे, और जिसमें कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह के देश आया करते थे। तो उन देशों के लिए ट्रेड रूट्स ये बनाने की शुरुआत हुई कि जो औद्योगिक क्रांति से जो उद्योग हुआ, धंधे हुआ, तो आप जब औद्योगिक क्रांति करेंगे, आप माल बनाएंगे तो माल बेचेंगे कहाँ। तो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में ये शुरुआत हुई कि नए नए क्षेत्रों के लिए, नए नए भौगोलिक स्थानों के लिए, नए नए देशों के लिए एक प्रकार से ट्रेड की शुरुआत करने के लिए एक प्रकार से ये इंपीरियलिज्म का या विस्तारवाद का या एक प्रकार से अपने प्रभुत्व को बढ़ाने का वो हुआ, जिसमें कि बेसिकली अपना आर्थिक एंगल दिखाई देता है कि अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए, अपने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का एडवांटेज देने के लिए या लेने के लिए हमने ये शुरू किया इंपीरियलिज्म। और जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, आर्थिक कारणों से दूसरे क्षेत्रों पे अपना आधिपत्य स्थापित होने लगा, वैसे वैसे वहाँ पे ये जो शक्तियाँ थीं जो ट्रेड रूट्स ढूंढ रही थीं, ये केवल ट्रेड रूट्स इन्होंने नहीं ढूंढा, बल्कि वहाँ पे धीरे धीरे अपना वर्चस्व, अपना जो है अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करानी शुरू कर दी। और ख़ास तौर से अफ्रीका, जिसको कि डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, और चाइना जो कि एक पुरानी सभ्यता मानी जाती थी, तो अफ्रीका और चाइना के क्षेत्रों में विशेष रूप से 16वीं शताब्दी में इनकी उपस्थिति जो है धीरे धीरे दर्ज होने लगी। और वहाँ पे इन्होंने जो रणनीति अपनाई, वो ये रणनीति अपनाई कि जो वहाँ के स्थानीय शासक हुआ करते थे, उन शासकों से साठगांठ करके उनको थोड़ा बहुत कुछ उनका लाभ, उनको लॉलीपॉप दिखा के फिर वहाँ पे अपने यूरोप के जो आर्थिक हित होते थे उनको साधने की कोशिश करते थे। लेकिन इतना होने के बाद भी जो उनका जो प्रभाव होता था वो सीमित ही प्रभाव होता था। लेकिन जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ी, 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, अच्छा लंबा कालखंड है, 200-300 वर्षों का आप देख रहे हैं। 1870 आते आते ये चीज़ बिल्कुल अपने एक प्रकार से शबाब पे आ गई। और ये इसीलिए 1870 1870s का जो कालखंड है, वहाँ से न्यू इंपीरियलिज्म की शुरुआत होती है, जो कि आगे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के तक दिखाई देती है कि प्रथम विश्व युद्ध आते आते ये पूरा इसका जो है वो विस्फोटक स्वरूप हमको न्यू इंपीरियलिज्म का दिखाई देता है। और इस न्यू इंपीरियलिज्म इसको इसलिए कहा जाता है कि पुराने इंपीरियलिज्म से जो 16वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी के मध्य तक या 1870 तक चला, उससे ये कुछ भिन्न था ये न्यू इंपीरियलिज्म। और इसमें भिन्नता क्या थी
कि इसमें यूरोपियन स्टेट्स ने इस कालखंड में 1870 के बाद हमने देखा कि इन्होंने एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट आदि के देशों में इन्होंने अपने एम्पायर्स अर्थात अपने एक प्रकार से राजनीतिक प्रभुत्व को, अपने विधिक प्रभुत्व को, संवैधानिक प्रभुत्व को भी वहाँ पे स्थापित कर दिया। और वहाँ पे कॉलोनीज़ के लिए, जो वहाँ पे छोटे छोटे कॉलोनीज़ थे इनके, उन कॉलोनीज़ के लिए उपनिवेश थे जो, उनके लिए एक प्रकार से अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे सेटअप कर दिया। और उस एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से पूरा वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम था वो ये लोग देखने लगे और इन्होंने एक प्रकार से हथिया लिया वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे लोगों को। तो शासन और प्रशासन दोनों पे इनका एक प्रकार से आधिपत्य धीरे धीरे हो गया। और इस नई जो शक्ति थी इनको कि शासन और प्रशासन पे इनका नियंत्रण हो गया, इसके द्वारा इन्होंने वहाँ पे पूरा अपना विस्तारवाद, जिसको कहते हैं क्षेत्रीय विस्तार, राजनीतिक विस्तार, आर्थिक विस्तार, सांस्कृतिक विस्तार, हर प्रकार का विस्तार किया उन उपनिवेशों में। और वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने यहाँ हुआ था, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को एक प्रकार से उसका पूरा लाभ, और आप जानते हैं कि 1870 से लेके 1914 तक का जो कालखंड है, अर्थात 1870 to 1914, प्रथम विश्व युद्ध के पहले का जो कालखंड है, इसको एक प्रकार से सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कालखंड माना जाता है। और जाहिर है कि इसमें यूरोप में बहुत सारा उत्पादन होने लगा, बहुत सारा इंडस्ट्रीज पनपने लगी, और जाहिर है कि उन इंडस्ट्रीज का जो कच्चा माल था वो कहाँ से आएगा, उन इंडस्ट्रीज का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट था वो कहाँ जाएगा। तो इन सब के लिए उनको जो है एशिया, अफ्रीका और यूरोप और सुदूर अमेरिका के देशों पे आधिपत्य करने का भाव आया, मनाया। और इस प्रकार से ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, न्यू इंपीरियलिज्म की जो है, ये अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभुत्व को स्थापित करने में ये लोग लग गए। और 1914 आते आते ब्रिटेन इसमें सबसे ज़्यादा लीड ले लिया। और आपने सुना होगा एक कहावत कि ब्रिटिश शासन में कभी सूरज नहीं डूबता था। इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटेन ने लगभग पूरे भूभाग के हर क्षेत्र पे अपना जो उपनिवेशवाद है उसको बनाया हुआ था, साम्राज्यवाद फैलाया हुआ था, इंपीरियलिज्म उसका लगभग पूरे विश्व में हर जगह कहीं न कहीं किसी न किसी कॉन्टिनेंट पे हर जगह उसका उपनिवेश उसने बना रखे थे। भारत में आप जानते हैं कि भारत में 1763 में अर्थात 1763 में भारत ने फ्रेंच को डिफीट करके 7 साल का जो युद्ध हुआ उनका 1756 से लेके 1763 तक, 1753 से लेके 56 से लेके 63 तक का जो उनका युद्ध हुआ, फ्रांसीसियों को हरा के उन्होंने भारत में अपना कब्जा कर लिया। और बाद में जैसा कि आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे शासन किया। और 1870 में जब हमारी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो उसमें उन्होंने फिर एक प्रकार से उस संग्राम को दबा के उसको म्यूटनी कह दिया कि वो तो एक जो है म्यूटनी है, विद्रोह है। उस विद्रोह को उन्होंने कुचल के फिर यहाँ पे उसको भारत को अपने ब्रिटिश एम्पायर का एक प्रकार से पार्ट बना दिया। अब प्रश्न 2-4 ये आते हैं कि वाई इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद फैला क्यों, इंपीरियलिज्म फैला, कोई इसके प्रमुख बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पे हम 4 छोटे छोटे कारणों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। पहला कारण था कि आर्थिक कारण था साम्राज्यवाद के स्थापित होने का, अर्थात जैसा कि हम जानते हैं, भी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो चीज़ें कच्चे माल की रिक्वायरमेंट थी वो चाहिए था। दूसरा कि जो फिनिश्ड गुड का रिक्वायरमेंट था कि उसको बेचा कैसे जाए वो चाहिए था। तो पहला तो आर्थिक कारण था। और इसीलिए जो मार्क्सिस्ट आर्गुमेंट है इसमें वो ये कहता है कि इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, अर्थात पूंजीवाद की जो सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है वो है साम्राज्यवाद या इंपीरियलिज्म। मार्क्स ने ये आर्गुमेंट दिया, हालांकि लेनिन वगैरह ने आर्गुमेंट दिया। हालांकि इस आर्गुमेंट का कोई आधार नहीं समझ में आता है, क्योंकि प्री कैपिटलिस्ट इंपीरियलिज्म भी दिखाई देता है कि पूंजीवाद से पहले भी जो साम्राज्यवाद था उसके बारे में क्या आप आर्गुमेंट देंगे, स्वयं साम्यवादियों का जो साम्राज्यवाद था उसके बारे में आप क्या आर्गुमेंट देंगे। तो ये बात मार्क्स की या मार्क्सवादी दृष्टिकोण सही नहीं उतरता है। दूसरा जो रीज़न था वो डार्विनियन थियरी पे आधारित था कि ह्यूमन नेचर ऐसा है, ह्यूमन नेचर, ग्रुप्स का नेचर, लोगों का नेचर, समूह का नेचर, राज्यों का नेचर, राष्ट्रों का नेचर ऐसा है जिसमें कि शक्तिशाली जो है निर्बल पे शासन करना चाहता है। और जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1859 में
चार्ल्स डार्विन ने अपनी जो पुस्तक लिखी ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीशीज, उसमें उसने 2 सिद्धांतों का विशेष रूप से प्रतिपादन किया, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अर्थात प्रकृति उन्हीं लोगों को स्वीकारती है जिनमें कि जो सबसे ज़्यादा योग्य होते हैं। तो योग्यतमों का शासन अर्थात बलवानों का शासन एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ये जंगल में भी चलता है, लेकिन एक मान्यता ये भी थी कि ये भी संसार भी जो है इसमें बलवानों का ही शासन चल रहा है, और वो हम सब लोग आज तक भी देख रहे हैं कि जो बलवान है वो अपनी बात को दूसरे पूरे विश्व समूह पे थोपने की कोशिश करता है। तो दूसरा आर्गुमेंट इसका सोशल डार्विनिज्म की थियरी थी। तीसरा ये था कि बहुत सारे राज्य जो पूंजीवाद के द्वारा सशक्त हो गए थे, पूंजीवाद के द्वारा रिच हो गए थे, उनको असुरक्षा महसूस होती थी, उनको इनसिक्योरिटी महसूस होती थी, इसलिए वो नई नई रणनीतियाँ बनाते रहते थे कि अपने को कैसे सुरक्षित किया जाए। तो उनको लगता है जितने भौगोलिक क्षेत्रों पे हमारा क्षेत्र आधिपत्य हो जाएगा, इंपीरियलिज्म, हम जितने क्षेत्रों को कब्जा लेंगे उतने ही हमारे पास मैन पावर होगी, उतनी ही हमारे पास सेना होगी, उतने ही हमारे पास लोग होंगे, और हम जो है हमारी सुरक्षा बेहतर होगी। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन से भी एक्सपेंशनिज्म जो है राज्य किया करते थे, पुराने ज़माने में भी किया करते थे, लेकिन हम लोग मॉडर्न टर्म्स की बात कर रहे हैं। और अंतिम जिसका जो है मॉरल आर्गूमेंट था कि भाई जो बहुत सारे वाइट मैन्स बर्डन जिसको कहा जाता है कि यूरोपीय ये मानते थे कि साहब शेष दुनिया के जो लोग हैं वो तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अनकल्चर्ड हैं, लिहाजा श्वेत लोगों की ये जिम्मेदारी है कि वो अश्वेत लोगों को जो है उस त्रासदी से निकालें, उनको महान बनाएं, उनको अपने समाज के जैसा बनाएं। तो इस प्रकार से एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जिसको कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ वेरी फुलिश, आज की तारीख में अगर उसको जो हम देखते हैं रिट्रोस्पेक्ट में तो बहुत ही हास्यास्पद लगती है, लेकिन वाइट मैन्स ने इसको इस आर्गुमेंट को भी लिया कि हम लोगों को अश्वेत लोग जो हैं दुनिया के और जो लोग हैं उनको ठीक करना है, उनको अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है। ये आर्गुमेंट बिल्कुल ही इनवैलिड था, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन ये 3-4 आर्गुमेंट्स आपको जानने चाहिए, और इसके जो परिणाम हुए उससे सभी से हम लोग जानते हैं कि आज हर आदमी यही चाहता है कि भाई किसी भी साम्राज्यवाद, किसी भी प्रकार के साम्राज्यवाद से हमको बचना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे विश्व को एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर्स में एक प्रकार से डिवाइड कर दिया। वो राज्य जो कि औपनिवेश स्थापित करते थे और वो राज्य जो एक प्रकार से गुलाम हो जाते थे, कॉलोनीज हो जाते थे। तो एक तो इंपीरियल पावर्स और कॉलोनाइज्ड पावर्स का ये डाइकोटमी पूरे विश्व में हमको दिखाई देता है कि ये इसलिए स्थापित हो गया। और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हुआ कि जो विविधता वसुधा में है, समाजों में है, हर समाज की एक देशी संस्कृति होती है, एक नेटिव कल्चर होता है उसकी, और उसका एक नेटिव इंडस्ट्रियल टेक्सचर होता है, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिया है इन लोगों ने साम्राज्यवाद में कि आए और अपना कल्चर और अपनी इंडस्ट्री हमारे ऊपर थोप के चले गए। भारत में जितने कुटीर उद्योग थे सब धीरे धीरे समाप्त हो गए। पूरा इंग्लैंड का सामान फ्लडेड यहाँ के मार्केट में हुआ करता था उस ज़माने में, और सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ भी आपको इंग्लैंड, मेड इन इंग्लैंड ही मिला करती थी। तो हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थी वो धीरे धीरे सब फेज आउट हो गए। हाँ, हमारे यहाँ कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ग्रामीण उद्योग हुआ करते थे, घरों में झोपड़ियों में चीज़ें बना करती थी, एक से एक खूबसूरत और बेहतरीन चीज़ें बना करती, वो जब धीरे धीरे फेज आउट हो गए। सबको बड़ा आकर्षण होता था कि मेड इन इंग्लैंड साहब हमने सामान खरीदा है। तो वो भी एक प्रॉब्लम थी कि अपने में हमारे अंदर उन्होंने ठूस दिया पूरे देश में अपने सामान को, हमारा कच्चा माल ले जाके हम ही को बेचा फिनिश बना के, और हम ही से फिर उसका लाभ कमाया। तीसरा जो था वो ये था कि इस प्रकार से जब नेटिव मार्केट्स हमारी जो है वो ख़त्म हो गई तो हमारे देश में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गया। ये इसका एक दूसरा तीसरा प्रोडक्ट था कि हमारे यहाँ सारे फॉरेन प्रोडक्ट बनने लगे, तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? वो उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सब लोग हमारे यहाँ धीरे धीरे बेकारी की जो समस्या आज हम देख रहे हैं विकराल स्वरूप में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी सरकार आए। अक्सर लोग सरकारों पर आरोप लगाते हैं कि ये सरकार आई और एम्प्लॉयमेंट नहीं और नौकरी नहीं। वो बिल्कुल ये नहीं समझते हैं कि कोई भी सरकार आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। जहाँ पे हर वर्ष देश में एक ऑस्ट्रेलिया के बराबर पॉपुलेशन जुड़ रहा हो, किस सरकार के पास क्या साधन है कि वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगी? लेकिन असली जो एम्प्लॉयमेंट आपको है वो है एंटरप्रेन्योरशिप से मिलता है कि आप खुद अपने मेहनत मजदूरी से कुछ करें, अपने दिमाग से सोचें। जो स्टार्टअप्स की कल्पना हमारे यहाँ हुई है, अब जाके हुई, इतने 70 साल के बाद हुई है, अब वो धीरे धीरे स्टार्टअप
काम कर रहे हैं, लोगों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कॉन्शियसनेस जाग रही है कि ठीक है भाई, नौकरी मिलेगी तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तो मरेगी तो नहीं, कम से कम कुछ करने के लायक तो होंगे, कुछ दो रोटी तो खाना कमाना है। तो वो जो भावना है कि ठीक है, नौकरियों पे बहुत डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, वो हमारे देश को ही, वही हमारे देश को एक प्रकार से निजात दिलाएगी। नौकरियों से कोई आपको निजात नहीं दिला सकता है। और फाइनली कि इन तमाम चीज़ों ने, जो हमारे प्रोडक्ट्स ख़त्म हो गए, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप ख़त्म हो गया, हमारी इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, हमारा कल्चर ख़त्म हो गया, तो हमारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है घर कर गई है। आज इंडिया में क्या होता है, जो आदमी अंग्रेज़ी बोलता है, जो आदमी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता है, जो आदमी वेस्टर्न ढंग से बिहेव करता है, कांटे चम्मच से खाना खाता है, उसको बड़ा सॉफिस्टिकेटेड, पॉलिश्ड, महान माना जाता है। और देसी आदमी को बड़े हेज से देखा जाता है कि अरे ये तो अजीब सा है, ग्रामीण आदमी है, ये तो गंवार है। तो ये हमारे अंदर, या जो अंग्रेज़ी बोलेगा तो हिंदी बोलने वाले में एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है कि हम तो अंग्रेज़ी बोल ही नहीं पाते। ये सब चीज़ें, इसका कोई मतलब नहीं है। भाषा, चीन में आप जाइए तो चीन वाला तो अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, फ्रांस में तो अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, जर्मनी में तो अंग्रेज़ी नहीं बोल रहा है, वो तो अपनी भाषा में बोल रहा है, रूस में तो नहीं बोल रहा है, वो तो अपनी भाषा में बोल रहा है। तो हम हिंदी में संवाद करने में क्यों हिचकिचाते हैं, या हम अपनी मातृभाषा में संवाद करने में क्यों हिचकिचाते हैं? भाई, भाषा तो एक प्रकार से भावों की वशवर्तन ही है। भाषा तो हमको बात संप्रेषण देती है कि हम अपनी बात को आप विचार तक, आप तक पहुंचा सकें। तो ये तमाम चीज़ें, इसके दुष्परिणाम निकले, इसलिए बहुत ही एक प्रकार से रिजेक्टेबल अप्रोच या कॉन्सेप्ट माना जाता है इंपीरियलिज्म। और इसीलिए आज की तारीख में जब न्यू इंपीरियलिज्म की बात हो रही है, उस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज की तारीख में जो नए नए गार्ब में, नए नए मुखौटे लगा के जो इसी प्रकार की प्रवृत्ति को दूसरे देशों के क्षेत्रों पे, उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी राजनीति को कब्जाने की, अपने कब्जे में लेने की जो कोशिश बहुत कुछ सारे राष्ट्र कर रहे हैं, वो कोई बहुत ही अच्छी बात नहीं है। और वो पुनः विश्व को एक प्रकार से हैव्स एंड हैव्स नॉट पे बांटने का एक तरीका है, एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर में विभाजित करने का तरीका है, जिसके खिलाफ हम लोगों को अपनी हमेशा दृष्टि शार्प रखनी चाहिए, बुलंद करना चाहिए। और इसीलिए किसी भी राष्ट्र को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए, भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी आप देखते हैं कि वहाँ भी वो आपको डाइकोटमी दिखाई देती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिक्योरिटी काउंसिल में, कि भारत इतना बड़ा देश होने के बावजूद, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद अभी तक भारत को उसमें स्थायी स्थान नहीं प्राप्त हो चुका है। तो हम लोग उसके लिए फाइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा वर्ल्ड बना हुआ है आज भी जो न्यू इंपीरियलिस्ट मॉडल पे चल रहा है। उसी ओल्ड इंपीरियलिज्म को नए नए तरीके से उन्होंने स्थापित किया हुआ है, और ये तमाम दुष्परिणाम है जो कि इंपीरियलिज्म में हमको दिखाई देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस संबंध में कुछ क्लैरिटी आई होगी, और अगर फिर भी आपके कोई सुझाव हो, कोई चीज़ें आपके जहन में हो, तो ज़रूर हमसे शेयर करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।